नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भराड़ीसैंण में सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। इस दौरान उपस्थित स्थानीय जनता का कुशलक्षेम जाना और उनसे बातचीत कर सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर भावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है भराड़ीसैंण से, जहां सुबह मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले और एक चाय की दुकान पर उन्होंने चाय बनाकर चाय की चुस्कियों का भी आनंद लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दुकान पर रुके हैं और चाय बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों से भी बातचीत की है और उनसे हालचाल जाना है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई, उनसे बातचीत की गई, फीडबैक ली। और समय समय पर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री धरातल पर उतरते हैं, जनता से बातचीत करते हैं और जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं उनका फीडबैक खुद जनता से लेते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सीएम धामी मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अवैध मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक विधेयक लेकर आए हैं, लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। सीएम ने कहा कि मैं खुद सदन शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह से मिला था, उनसे सदन चलाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि अपनी निजी हितों के चलते विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। जनता का इतना पैसा बर्बाद हुआ, सदन में ना आपदा पर चर्चा हुई और ना किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा होने देगी। सीएम ने कहा कि आपदा में सत्र आहूत करना बड़ी चुनौती थी, जिसको हमने पूरा करके दिखाया। सत्र की सभी तैयारियां पहले से ही सरकार ने कर ली थी, मगर पहले ही दिन से विपक्ष की मंशा यहां से सत्र चलाने की नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के अंदर सोने के बजाय अगर विपक्ष के साथी आपदा प्रभावितों के बीच जाकर सोते तो उनका कष्ट समझ आता। विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिस वजह से प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के विधायकों ने कार्यसूची फाड़ दी, विधानसभा सचिव की मेज पलट दी और माइक तोड़ दिया गया। सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है।
लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया। उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है, नियम 53 पर भी चर्चा होती है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राज्य के अंदर इस समय है वो आपदा का है। और हम पहली बार हमने चूंकि सभी लोगों से चर्चा के बाद ये बात आई थी कि इसमें हम नियम 310 में भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसेन के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैंजी गांव में भी गया और मैंने हवाई जहाज से भी, हवाई सेवा में भी हवाई सर्वेक्षण भी किया, सभी का, पूरा जनपद का। मेरे साथ वहां के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री श्री धन सिंह जी भी थे। और बड़ी लोगों की परेशानी है, राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहाँ सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? जब आपका पूरा सदन चल गया, पूरे दिन भर की कार्रवाई हो गई, मैंने रात में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध किया कि आपके जो भी मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर बात करेंगे, उसका हल निकालेंगे। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रीतम सिंह जी से भी बात करी और मुझे चिंता थी कि यशपाल जी एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, श्री तिलकराज बेहड़ जी, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं जानता हूं नजदीक से, और वो दवाई खानी पड़ती है उनको। ममता राकेश जी, उनको दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं। उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना था तो उस समय वो मुझे उन्होंने कहा कि कहाँ का, मैंने जो भी प्रयास हो सकता था मैंने उनके उसमें प्रयास किया उनके इलाज के लिए। तो इसलिए मुझे उनकी चिंता थी। नौजवान लोग तो चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा है जो उसमें करे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबने देखा, माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है और महत्वपूर्ण विषयों की जो चर्चा होनी चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कांग्रेस विधायकों ने उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल पौड़ी, पिथौरागढ़ समेत राज्य के कई हिस्सों में आपदा से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायकों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान महानिर्माण योजना की नीतियों समेत अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर होटल कारोबारी, व्यापारी, पंडित समाज से जुड़े लोगों का जन आंदोलन जारी है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के साकेत चौराहे पर जारी स्थानीय मातृशक्तियों के तीसरे दिन के धरने को चरणामृत पिलाकर तोड़ा गया। वहीं आज के दिन महिला शक्ति की दूसरी टीम धरने पर बैठेगी। सूत्रों की माने तो अब बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति की कोर कमेटी इस जन आंदोलन को तेज करने के लिए नई रणनीति तैयार करेगी।
लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। मामला है कि उप जिला चिकित्सालय के जनरेटर में आई तकनीकी खामी के चलते घंटों इंतजार के बाद कई गर्भवती महिलाएं और मरीज बिना अल्ट्रासाउंड कराए वापस अपने घरों को लौट गए, जिस कारण महिलाओं और मरीजों में काफी नाराजगी देखने को मिली। वहीं रीठा साहिब से अल्ट्रासाउंड कराने आए भगवान राम और गर्भवती महिलाओं ने बताया कि लोहाघाट अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से लगाया गया जनरेटर कुछ देर चला और खराब हो गया और विभाग के पास इसे ठीक करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वहीं महिलाओं ने कहा कि कई गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सख्त जरूरत है, लेकिन जनरेटर खराब होने से उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। सुबह 8 बजे बैठे यहाँ पे, तो आज लाइट न होने से दिक्कत परेशानी बता रहे थे। जब जनरेटर चला तो थोड़ी देर जनरेटर की लाइट वहाँ पे चली थी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड बढ़ा करके हुए थे। उसके बाद यहाँ पे जनरेटर ख़राब बता रहे हैं कि टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे आज सभी मंचेसर पार्टी लोहाघाट दूर दूर के पेशेंट महिलाएँ बुजुर्ग लोग आए थे, सब वापस जा रहे हैं। और मैं भी खुद पेशेंट था, मेरे भी पत्नी का इलाज होना था, लेकिन अभी बात की तो करेंगे जनरेटर ख़राब हो गया है और टेक्निकल इशू बता रहे हैं। तो अभी सुबह 2 बज गए हैं, 8 बजे से लगा लीजिए आप। ये खबर आपको दिखाई जा रही है जिसमें महिलाएं अस्पताल में पहुंची थी अल्ट्रासाउंड के लिए, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। अस्पताल में जनरेटर खराब हो गया था, जिसके चलते महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ कई लोग भी पहुंचे थे, बिना अल्ट्रासाउंड कराने ही लोगों को घर लौटना पड़ा, जिसके लिए लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं। इसी के साथ अस्पताल प्रबंधन के पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी जनरेटर को ठीक करने की, और जब इसे ठीक करने को कहा गया तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते गर्भवती महिलाएं घंटों इंतजार करके भी खाली हाथ घर लौटी, उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। इसमें ऐसी भी कई सारी महिलाएं थी जिनको अल्ट्रासाउंड कराने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें बिना अल्ट्रासाउंड कराए घर लौटना पड़ा। इसी मामले को लेकर एक महिला का बयान आपको सुनाते हैं। बुधवार को सर हम 3 दिन आ गए, हम तो यहाँ तो आज क्या हुआ? हम भी कहेंगे कि लाइट नहीं है और नहीं हुआ। तो मतलब कह तो रहे हैं तो बोल रही है आज नहीं होगा, अब परसों नहीं, अब अगले बार आइए बुधवार को। सर हम 3 दिन आ गए, हम तो यहाँ तो आज क्या हुआ? अल्ट्रासाउंड नहीं करा रही है हमारे। तो लाइट ना टेस्ट के ले गए, वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिली हमको। कहाँ जाए अभी बताइए। कहाँ से आया? हम ये कुल्ला से आई। उल्ला से आया। हो गए 1 महीने से दौड़ रही हैं, इनका तो बनता है ना। मान लीजिए मेरा तो कोई बात नहीं, 3 महीना अभी स्टार्टिंग हो रहा है, इनका तो होना चाहिए ना। वो 9 महीने हो गए उनका, अभी एक बार भी नहीं हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से महिलाओं का गुस्सा देखने को मिला है, अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल में पहुंचती है लेकिन उन्हें ऐसी परेशानी देखने को मिलती है, इसमें क्या कुछ अस्पताल की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी मैं बताना चाहूँगा, घटना जो है कल की है, जब कल लोहाघाट में ऊर्जा निगम के द्वारा विद्युत कटौती की गई थी। पूरे दिन भर लाइट नहीं थी, तो जो गर्भवती महिलाएं दूर दूर क्षेत्रों से आई थी, मरीज आए थे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो जब लाइट चलेगी तो वहाँ अल्ट्रासाउंड सेवा जो है बंद हो गई और जो अस्पताल का जो जनरेटर था वो जो है खराब पड़ा हुआ था। तो जिस कारण से लगभग 4 से 5 घंटे इन गर्भवती महिलाओं और मरीजों ने वेट किया और उसके बावजूद भी जो है उनके अल्ट्रासाउंड जनरेटर खराब होने की वजह से नहीं हो पाए, जिस कारण जो महिलाओं में काफी नाराजगी थी। उन्होंने अस्पताल की जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन पर जो है काफी गहरे सवाल उठाए। उनका एक जनरेटर जैसी जो मूलभूत सुविधा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो नहीं दी गई। इसमें मामले में जो सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सीएमएस थी डॉक्टर सोनाली मंडल, उनको बदल दिया गया है। उनकी जगह जो डॉक्टर विराज राठी को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का नया चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। जी प्रिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद लक्ष्मण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई महिला योगा ट्रेनर ज्योति मेर की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं एसएसपी नैनीताल ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवक दिखा, जिसकी पहचान अभय कुमार उर्फ राजा निवासी वाल्मीकि नगर बिहार के रूप में हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीते दिन नगला तिराहे से उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि योगा
सेंटर के मालिक अजय यादव और ज्योति मेर के अवैध संबंधों से वो नाराज था। इसी रंजिश में उसने ज्योति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात के बाद नेपाल भाग गया था। जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य आए कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था और पुलिस ऐसा कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय दो भाई हैं और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेर काम करती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरीके से योगा ट्रेनर की हत्या का खुलासा हो चुका है, जिस युवक को गिरफ्तार किया है वो जो मृतका है उसके साथ उसके क्या कुछ रिश्ते हैं, क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, जो ज्योति मेर वाला मामला था, पिछले योगा सेंटर की जो ट्रेनर थी उसकी हत्या के बाद काफी समाजिक संगठनों ने यहाँ पर हल्द्वानी शहर के अंदर धरना प्रदर्शन के पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, जिसके चलते ने पुलिस ने कल इसका खुलासा करते हुए बताया कि योगा सेंटर जो ज्योति मेर थी योगा सेंटर में ट्रेनर थी और जो मालिक थे उससे अफेयर चल रहा था, लेकिन जो अभय है उसका छोटा भाई है और ये जो है क्या कहते हैं इससे नाराज हो गया था क्योंकि वो भी उसको पसंद कर रहा था और जिसके चलते उसने अवैध संबंधों के चलते नाराजगी के कारण उसके दुपट्टे से हत्या कर दी और नेपाल के लिए फरार हो गया, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद पंकज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर RS तोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में चंपावत में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही बचाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में तमाम विभागों की ओर से अपने अपने अनुभव रखे गए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित रूप से जानमाल के बचाव और नुकसान को कम करना है। हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अगर कहीं किसी को हार्ट अटैक अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विषय पर आधारित है, जो कि आज और कल रहेगा, जिसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, हमारे स्वयं सेवक सहायता समूह, हमारे युवक मंगल दल, PRD, छात्र छात्राएं, स्वयं सहायता समूह के लोग और कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं, डिसेबल्ड पर्सन हैं, उन लोगों के लिए हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में बेसिकली हम लोग आपदा से संबंधित विशेष जानकारियाँ यहाँ पे हमको देंगे कि किस तरीके से हम हादसों से बच सकते हैं अगर हमें किसी हादसे के बारे में जानकारी हो। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसी भाईचारे में आग लगाना चाहते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट किए, जिसे लेकर न सिर्फ साधु संतों में नाराजगी है, बल्कि शहर के लोग भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साफ तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि मीडिया की भी एक सीमा है। धर्मनगरी हरिद्वार में जिहादी मानसिकता वाले कुछ लोगों ने हिंदू देवी देवताओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार के साधु संतों में भारी नाराजगी है और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस्लाम के जिहादियों को आए दिन हिंदुओं पे हमला करते रहते हैं और उसी के तहत अंधभक्तों के पिताजी पेज बना करके और उन्होंने सनातन पर हमला करने का काम किया है और सनातन धर्म की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। हम उन्हें बता देना चाहें कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। पुलिस प्रशासन से हमारा आग्रह है कि ये कौन लोग कर रहे हैं इस प्रकार के कई पेज बना करके और हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उनको बिना विलम्ब करे रोका जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर पुलिस ने कोई ढिलाई करती
तो हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता अपने हाथ में लेकर के इसके कार्रवाई करेंगे। तो इसके दुष्परिणाम कल जो सामने आएंगे वह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, और ये सनातन धर्म पर हमला करने वालों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इन ऐसे जिहादियों को हम खोज के निकालेंगे और उन जिहादियों को ऐसे सबक सिखाएंगे कि वो भविष्य में सनातन पर किसी प्रकार का हमला न कर सके। पुनः हरिद्वार की पुलिस से मैं आग्रह करूंगा, ये जो इस प्रकार के पेज बनाए जा रहे हैं उन पेजों की बिना देर करे IT सेल के द्वारा जांच करें कौन लोग इस काम को कर रहे हैं और उन सब के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई करें। साधु संतों का कहना है कि आपत्तिजनक फोटो और प्रतीक चिन्हों के साथ हिंदू आस्था पर ये पोस्ट हमला है, माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। पोस्ट में न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को लेकर अश्लील पोस्ट की गई है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाया गया है। पीएम मोदी की तस्वीर पर भी गंदी और अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे अब लोगों में भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार के पेज ये सोशल मीडिया में लगातार बनाकर समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे इसमें ये अंधभक्तों की पिटाई और अंधभक्तों के पिता, इस प्रकार के पेज देकर समाज में जिस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का प्रयास, समाज में जिस प्रकार की घृणा फैलाने का काम, घृणित राजनीतिक मानसिकता के विचारों से ये लोग ओतप्रोत हैं। इसलिए लगातार चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मोदी जी की कार्यशैली हो, चाहे सनातन धर्म को लेकर चलने वाली विभिन्न क्रियाकलाप हो, उसको लेकर इनके मन में अलग प्रकार का आक्रोश है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस प्रकार के पेज बनाने वाले लोग वो हमारे ही हिंदू भाई हैं, जो इस घृणित मानसिकता वाले विचारों का शिकार होकर अपने ही धर्म, अपने ही समाज और देश के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी मानसिकता रख रहे हैं, जिसके कारण आज विश्व के अंदर भारत की एक मजबूत छवि प्रदर्शित हुई है। लेकिन इस प्रकार के पेज बनाकर, इस प्रकार की पोस्टें कर अगर समाज में घृणा फैलाएंगे, समाज में वैमनस्य फैलाएंगे, तो हम अनुरोध करते हैं पुलिस से कि इस चीज पे कंट्रोल करिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए, अन्यथा इसके परिणाम कुछ गलत भी हो सकते हैं। जिस आईडी से तस्वीर पोस्ट की गई है उसमें फेसबुक पेज अंधभक्त के पिताजी और अंधभक्त धुलाई सेंटर से आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की गई है। पंडितों की फोटो के साथ त्रिपुंड तिलक की वाईफाई और जनेऊ की डिस्क केबल से बेहुदा तुलना की गई है। इस पोस्ट के बाद तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित और साधु संतों में भारी आक्रोश है और पुलिस अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यदि इस प्रकार की पोस्ट जिस भी पेज से या चैनल से, यूट्यूब चैनल से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं से भी ऐसी को प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध जो प्रभावी विरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उनके विरुद्ध जो भी समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत होगा वो हम उसमें कराएंगे। और इसकी मॉनिटरिंग हमारा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल निरंतर रूप से कर रहा है और इसकी हम लगातार कार्रवाई की जाती है। ऐसे पेजेस की जांच भी चलती रहती है और उसमें सोशल मीडिया पे अगर ऐसे पेज हैं तो उनको हम जो है उनके विरुद्ध जो है स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के बाद साधु संतों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के कई प्रमुख साधु संतों ने इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह की हरकतें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, लिहाजा दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।